और हेडिंग डालेंगे पेज पे चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अरे टू सर रीजन तो मैनेज निकाला लेकिन इधर फिर एवरीथिंग भी हम। रिलेटेड विद फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट यहां पे बच्चों हम तीन चीजों का जिक्र करेंगे जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। अब इन सब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब तो बाद में आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसे आप कहां से अरेंज करेंगे। ईदर यू विल गेट मनी बाय इशूइंग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, और यू मे गेट मनी बाय इशूइंग व्हाट चिल्ड्रन, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कंपलसरी है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है इररिस्पेक्टिव, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। शेयर्स में एटलीस्ट ये एडवांटेज होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको इक्विटी और प्रेफरेंस किसी को भी डिविडेंड नहीं देना, और इक्विटी में तो प्रॉफिट होने के बाद भी आप डिनाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा आएगा कहां से। सेकंड इज कि जब वो पैसा आ जाएगा, वेयर इट वुड बी इन्वेस्टेड। आप पैसे को लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गुड्स खरीदने में, डेटर्स को उधार देने में भी खर्च कर सकते हैं। तो यू कैन पुट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म यूज एज वेल एज शॉर्ट टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो आप पैसा रखते हैं चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। व्हाट डू वी कॉल इट एज? कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म मतलब स्टॉक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, डेटर्स को आपने उधार दे दिया तो पैसा तो आप ही का लगा हुआ है उनके ऊपर। 5 लाख के गुड्स को एक कस्टमर उधार लेके चला गया और पैसे नहीं दिए तो आप ही का 5 लाख लगा है। दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड देयर आफ्टर ईयर के एंड में जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो व्हाट टाइप ऑफ डिविडेंड वी शुड गिव टू आवर शेयर होल्डर्स। डिविडेंड आप कैश में भी दे सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी दे सकते हैं लोगों को डिविडेंड में। तो सपोज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदा हुआ है, कंपनी कह रही है कि भाई हम 10% डिविडेंड आपको देंगे, और आपने 10 लाख के शेयर्स लिए हुए हैं, मार्केट प्राइस नहीं, फेस वैल्यू। तो 10% ऑफ 10 लाख इज व्हाट, 1 लाख। तो कंपनी माइट से क्या 1 लाख कैश भी ले सकते हैं हमसे, 1 लाख रुपीज का अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लीजिए या हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए, द वे यू फील लाइक, और द डिसीजन ऑफ द कंपनी विल अप्लाई। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन बातों का आपको जिक्र करना है। सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ेंगे, फॉलोड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर फाइनेंशियल डिसीजंस में जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे, इसी में आप पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग के बाद पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना पैसा यू विल बी टेकिंग फ्रॉम द पीपल इन द नेम ऑफ बोरोड फंड्स एंड इन द नेम ऑफ ओनर्स और ओन्ड फंड्स। बोरोड फंड्स का मतलब हो गया डिबेंचर, और ओन फंड्स का मतलब हो गया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आफ्टर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो पैसा आपके लॉन्ग टर्म असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में जाके जंक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वी कॉल इट एज फिक्स्ड कैपिटल। और जो पैसा आपका स्टॉक में, डेटर्स के ऊपर, उधार, इन सब में लगा रहता है, कैश पड़ा रहता है आपके पास, बैंक में कुछ पैसा पड़ा रहता है, वी कॉल इट एज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सपोज आपने एक टेलीकॉम फर्म सेटअप की, लाइक यू कैन से रिलायंस, जियो, और यू कैन से एयरटेल चिल्ड्रन। या आपने एक जनरल मर्चेंट शॉप खोल ली, डेली प्रोविजन के राशन पानी के सामान बेचने के लिए। इज दैट क्लियर? सो जब आप जनरल मर्चेंट शॉप ओपन करेंगे, क्या आपको एक भी कस्टमर ऐसा मिलेगा जो पहले पैसे दे के जाए और बाद में आप उसको सामान बेचें? नो, नहीं मिलेगा। बट क्या टेलीकॉम शॉप या टेलीकॉम कंपनी अपने प्रीपेड कस्टमर्स को क्या क्रेडिट सर्विसेज देती है? नॉट एट ऑल। पहले आप रिचार्ज करा लीजिए, तब आपको बात करने का मौका मिलेगा। तो किस बिजनेस में चिल्ड्रन करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ेगा और फिर पैसे आएगा, और किस में सिर्फ हजारों रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे? आंसर,
टेलीकॉम बिजनेस में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। आप पहले पूरा वायर्स लेआउट करिए, फिर आप टावर्स लगाइए, गवर्नमेंट की परमिशन, हजारों करोड़ की लाइसेंस फीस एंड ऑल दैट, बहुत पैसा आपका लग जाएगा। और ये कॉस्ट कवर होने में 5-10 साल लग जाएंगे आपको। क्या जनरल मर्चेंट की शॉप में ऐसा होता है? एब्सोल्युटली नॉट। 1 लाख रुपए का सामान खरीद लीजिए, साबुन तेल पानी वगैरह, और 2 4 5 10 दिन में 15 दिन में सामान बिक जाएगा। सो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट जितना डिलेड होगा, आपका पैसा उतना ज्यादा लगेगा। कैश फ्लो जितनी जल्दी आने लग जाएगा, आपका पैसा उतना कम लगेगा। सपोज आपके घर, आपकी फैमिली के पास एक बहुत बड़ी सी जमीन है। दो डिसीजंस हैं कि स्कूल सेटअप करें या यूनिवर्सिटी सेटअप करें। तो स्कूल तो भाई आप नर्सरी केजी प्रेप, 3 4 क्लासेस, 3 4 रूम्स बनवा दीजिए। प्लेग्राउंड तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बना ही हुआ था, घास लगवानी है। देर आफ्टर एक प्रिंसिपल ऑफिस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दीजिए। और दूसरा डिसीजन ये था कि आप एक यूनिवर्सिटी सेटअप करिए, वेयर मनी विल कम आफ्टर मेनी 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 ईयर्स चिल्ड्रन। यूनिवर्सिटी, जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ऑफिसर्स विजिट नहीं कर लेते, आपको यूनिवर्सिटी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। बट नर्सरी केजी प्रेप का स्कूल खोलने के लिए क्या आपको कोई बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना है यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में? नो। तो कहां पे पैसे जल्दी आने स्टार्ट होंगे? स्कूल में पैसा जल्दी आएगा और यूनिवर्सिटी में बहुत देर में आएगा। आपके घर वालों ने सोचा एक मेडिकल कॉलेज सेटअप करते हैं, और कैलकुलेट किया इन्वेस्टमेंट कितने का है, पता लगा द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 800 करोड़ रुपीज। 800 करोड़ लगाने के बाद, लैंड परचेज करने के बाद 2-3 साल तो कंस्ट्रक्शन ही चलता रहेगा, तो इसमें तो कुछ पैसा आएगा ही नहीं। बट अगर आपको एक छोटा सा स्कूल खोलना है, हार्डली मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा, लैंड पे आपने 3 4 5 कमरे बनवा दिए और स्कूल स्टार्ट हो गया। बच्चों की फीस आ रही है, उससे आप एक एक क्लास और बनवाते जा रहे हैं। तो पहले तो 1 करोड़ रुपए आपके 3 क्लासेस में लग गए। फिर जो बच्चे फीस दे रहे हैं, नर्सरी वाले केजी में जाएंगे, केजी वाले प्रेप में, और प्रेप वाले वन में 20-30 बच्चे थे, उन्हीं की फीस से आपने एक रूम और बनवा दिया। फिर वो जब फीस देंगे, फिर उनसे क्लास 2 बन जाएगा। तो धीरे धीरे पैसे आते रहेंगे और आप पैसे को इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो 12-13 साल में स्कूल पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कहां पे डिलेड होता है चिल्ड्रन? इन अ बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस? इन अ बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस में झटपट पैसा आता रहता है। रेट ऑफ रिटर्न, सपोज आपका होलसेल बिजनेस है, 3% का रिटर्न है चिल्ड्रन, और रिटेल में अराउंड 25% का रिटर्न है। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे? रिटेल बिजनेस। तो सर लोग होलसेल का बिजनेस क्यों करते हैं? होलसेल में परसेंटेज प्रॉफिट कम होता है बच्चों, बट वॉल्यूम्स ढेर सारे होते हैं। एक मेडिसिन का होलसेलर होगा, शायद दिन भर में 20 लाख की दवाई बेच ले, बट क्या मोहल्ले का रिटेल शॉप वाला दवाई का 20 लाख की दवाई बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं बेच पाएगा। तो रिटेल में प्रॉफिट मार्जिन इज मोर बट टर्नओवर इज वेरी लेस। होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन इज लेस बट टर्नओवर इज ह्यूज। कोई लैपटॉप बेच रहा है रिटेल में, दिन में 4-5 लैपटॉप बेच लेगा, और एक एक लैपटॉप में 20-25% कमाएगा कम से कम। 40,000 का लैपटॉप 50,000 से कम में नहीं बेचेगा। बट होलसेलर दिन भर में 200 लैपटॉप बेच रहा है, वो एक लैपटॉप पे 500 रुपए कमा के भी बेच देगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा है तो यू वुड इजिली लाइक टू इन्वेस्ट मनी। रेट ऑफ रिटर्न कम है तो आप सोचेंगे एक बार। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, व्हाट डज दिस मीन? अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को एक मैकडोनल्ड्स का स्टोर खोलना है, फ्रेंचाइज खोलना है। आपने बात भी कर ली है, और मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा दैट वुड बी 2 करोड़। कितना? 2 करोड़। और पिज्जा हट का फ्रेंचाइज 5 करोड़ रुपए का है। कहां पे आपको हाथ रखना चाहिए बच्चों? सर हाथ तो अपने मोबाइल पे रखना चाहिए पहले, मैसेज भेजने के लिए वी आर रेडी और नॉट। तो भाई आप कौन सा इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैकडोनल्ड्स में आपको लग रहा है 2 करोड़ रुपए खर्च करें तो लोगों को पकड़ना आसान है, 49 रुपीज का बर्गर है। और पिज्जा हट में तो 250-300 से नीचे कुछ मिलता ही नहीं, 49 में तो सूंघ के चले जाएंगे बस लोग। तो आपको लग रहा है आपके शहर में रईस लोग कम है, तो आप कौन सा फ्रेंचाइज सेटअप करेंगे? मैकडोनल्ड का, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज लेस। समझ में आ गया? फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने आपको बताया फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी। तो फ्रॉम वेयर टू गेट फंड्स दो तरह है, या तो शेयर्स के थ्रू पैसा लेंगे आप बच्चों, एल्स डिबेंचर्स के थ्रू। अगर आपको पता है कि आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं रेगुलरली मनी आएगा, आपका बैंक्वेट हॉल है, ऑब्वियस सी बात है लोग सड़क पे तो टेंट लगा के शादी करेंगे नहीं। बैंक्वेट हॉल है आपका, बट बच्चों क्या 365 दिन शादियां होती है इंडिया में?
नो, कभी वो तारा डूबा रहता है, कभी कोई भगवान जी सो रहे हैं, निनी मोड एक्टिवेटेड है, उठ ही नहीं रहे हैं, तो कभी शादी होती है और कभी शादी नहीं होती है। तो भाई 365 डेज का तो बिजनेस नहीं है। कभी कभी हो सकता है दिसंबर जनवरी फरवरी ढेर सारा पैसा आ गया और अप्रैल मई जून कोई शादी है ही नहीं, सर उस समय डाइवोर्स सेलिब्रेट करवाते हैं। अब डाइवोर्स को इतने धूमधाम से नहीं करता है, लोग खुशी खुशी जाहिर नहीं करना चाहते अपनी। गॉट इट क्लियर? तो इन दैट केस कैश फ्लो रेगुलर होगा बैंक्वेट हॉल्स का कि इररेगुलर होगा चिल्ड्रन? इररेगुलर होगा, साल भर पैसा नहीं आता है। बट अगर हम बात करें जनरल मर्चेंट शॉप की, या आपने लेटेस्ट से सॉक्स बनाने की फैक्ट्री लगा ली, शूज बनाने की फैक्ट्री लगा ली, तो ये चीजें साल भर बिकती रहती हैं। तो कैश फ्लो अगर रेगुलर है, आई रिपीट, कैश फ्लो अगर रेगुलर है, यू कैन इशू व्हाट? डिबेंचर्स। वाई सर? इनको इंटरेस्ट देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव यू हैव प्रॉफिट और नॉट। और अगर आपका कैश फ्लो रेगुलर नहीं है, कभी खुशी कभी गम, समटाइम्स मनी इज रिसीव समटाइम्स नॉट रिसीव, पता लगा आपने डिबेंचर इशू कर दिया, इंटरेस्ट देने की डेट आ गई, ठंडन गोपाल पैसा ही नहीं हमारे पास, कैन वी डू दिस? नो। तो ये तो गलत हो जाएगा शेयर होल्डर्स के साथ। तो हमें डिबेंचर्स के थ्रू पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर रेगुलर कैश फ्लो है तभी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लीजिए। इरेगुलर है तो वी शुड इशू व्हाट चिल्ड्रन? शेयर्स। कॉस्ट, शेयर इशू करने में कॉस्ट कंपेरेटिवली कम आती है कि ज्यादा आती है चिल्ड्रन? सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। कम आती है। मैं किस कॉस्ट की बात कर रहा हूं और आप किस कॉस्ट को समझ गए? आप सोच रहे होंगे प्रमोशन एक्टिविटीज, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, वो तो एक ही बार करना पड़ता है। डिबेंचर में रेगुलर बर्डन है आपके सिर पे, बट शेयर्स में रेगुलर बर्डन नहीं। हम इस कॉस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो डिबेंचर इशू करने की कॉस्ट ज्यादा है और शेयर इशू करने की कॉस्ट, इशू मतलब दैट नॉट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, हम बात किसकी कर रहे हैं? जो हर साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलर कॉस्ट झेल सकते हैं, गो फॉर डिबेंचर्स। समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई किसी एकदम बैकवर्ड डाउन टू अर्थ एरिया से बहू लेके आएंगे तो खर्चे कम होंगे। कहीं करीना कपूर टाइप से शादी कर ली तो पता लगा एक दो नौकरी तो सिर्फ उनके कॉस्मेटिक के खर्चे के लिए पूरी करनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बड़े शहर से आने वाली महंगी बहू डिबेंचर है, छोटे शहर से बैकवर्ड एरिया से आने वाली बहू शेयर है। तो बहू शेयर की तरह लेके आइए, डिबेंचर की तरह मत लेके आइए। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा पति की 50,000 रुपए की इनकम थी, 40,000 रुपए तो तेल शैम्पू शीशी पे खर्च हो जा रहा है। तो बहू इज नॉट बहू, बहू इज अ डिबेंचर। समझ में आ गया? फ्लोटेशन कॉस्ट के पहले एक पॉइंट है रिस्क चिल्ड्रन। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, कंपनी के लिए रिस्क कहां पे है? डिबेंचर इशू करने में या शेयर्स में? डिबेंचर इंटरेस्ट देना ही देना है, बट शेयर्स में देयर इज नो रिस्क। फ्लोटेशन कॉस्ट, इस कॉस्ट का मतलब आप समझ रहे थे चिल्ड्रन? अगर आपको लग रहा है आपकी कंपनी पुरानी है, सब लोग इस कंपनी को जानते हैं, पिछले 20 साल में आपने 80% पैसा शेयर्स के थ्रू और 20% पैसा डिबेंचर्स के थ्रू, कैपिटल एम्प्लॉयड याद आ गया अकाउंटिंग रेशियोज का, ऐसे आपने लिया हुआ है पब्लिक से चिल्ड्रन। और लोग आपको जानते हैं कि यू आर अ गुड कंपनी, बढ़िया डिविडेंड भी आप दे रहे हैं। कहां पे लोगों को ट्रैप में फंसाना आसान होगा? बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स? शेयर्स, बिकॉज उसकी रेपुटेशन बनी हुई है। डिबेंचर्स की आपकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, और आपकी कंपनी इंडिया में, भगवान झूठ ना बुलवाए, सबसे कम इंटरेस्ट देती है, बाकी कंपनी से ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं। तो आपको डिबेंचर्स को फ्लोट करने में एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर शेयर्स फ्लोट करने में कॉस्ट ज्यादा है, गो फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट ज्यादा है तो गो फॉर शेयर्स। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कहां पे इंटरेस्ट देना ही देना है चिल्ड्रन? अगर ऑलरेडी बोझ है आपके सिर पे हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का, क्या फर्दर फर्दर पंगा लेने की जरूरत है? नो। दो लड़के थे, बड़े वाले की बहू न्यूयॉर्क से आई है, उसका खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, छोटे वाले की सिर्फ प्रतापगढ़ से ले आएंगे। समझ में आ गया? सिर में कंडीशनर की जगह दही लगा काम चला लेगी। कंट्रोल कंसिडरेशंस, अगर ज्यादा पैसा डिबेंचर्स के थ्रू आ गया तो कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा बच्चों? डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। क्या आप चाहेंगे ऐसा? नो। तो अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल शेयर होल्डर्स के हाथ में रहे, इशू शेयर्स। और अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल शेयर होल्डर्स के हाथ से छिन जाए तो इशू डिबेंचर्स। स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये कंटेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को 1991 92 हर्षद मेहता याद आता है। आज भी बच्चों इंडिया में 97% लोग, सर ये 97% क्या है? 3% तो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 97% पीपल कंसिडर स्टॉक मार्केट एज व्हाट?
सट्टा, गैम्बलिंग, जुआ। आप भी अपने दादाजी से अगर पूछेंगे, वो यही एड्रेस करेंगे। क्यों दादाजी एड्रेस करेंगे? क्योंकि उन्होंने जिस जमाने में स्टॉक मार्केट को देखा, उन्होंने ऐसा ही देखा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सो कॉल्ड 97% पीपल थिंक स्टॉक मार्केट जुआ है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। यस, इट इज अ गेम ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। आई रिपीट, इट इज अ गेम ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क बेसिकली। समझ में आ गया? और लोग क्या सोचते हैं, बैंक की एफडी 8% इंटरेस्ट दे रही है, टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस कर दीजिए तो पैसा आता नहीं है, उल्टा चला जाता है। तो अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट बड़ा फेयरिंग वेल है, जैसे आजकल चल रहा है स्टॉक मार्केट 72,000 तक इंडेक्स पहुंच गया, 73,400 तक हाईएस्ट भी गया था, 73,427 समथिंग लाइक दैट। तो लोगों को लग रहा है कि भाई कंट्री बढ़िया चल रही है, बिजनेस बहुत बूम कर रहा है, तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। तो कोई भी कंपनी अगर बच्चों आईपीओ लेके चली आए, तो लोग डेफिनेटली उसका शेयर खरीद लेंगे। बट अगर पिछले 6 महीने से या कोविड टाइम पे स्टॉक मार्केट गिर रहा था नीचे, क्योंकि लोग अपना शेयर बेच बेच के पैसा लेके जा रहे थे, क्योंकि सबके बिजनेसेस बंद हो गए, खाने पीने के लिए पैसा कहां से आए? तो समबडी वाज सेलिंग गोल्ड, समबडी वाज सेलिंग देयर शेयर्स। तो मार्केट में सेलिंग ज्यादा थी और बाइंग कम थी। तो मार्केट में सेलर ज्यादा, बायर कम, प्राइस क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो क्या कोविड के टाइम पे कोई नई कंपनी आईपीओ लेके आई? किसी को भी टॉमी और मोती ने काटा नहीं था। तो कैपिटल मार्केट के अफेयर्स अगर बढ़िया है, तो आईपीओ आएंगे, लोग शेयर इशू करेंगे। और अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए रिस्की है, लोग डर रहे हैं, देन पीपल विल गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन? डिबेंचर। सर क्यों डिबेंचर क्यों खरीदेंगे? क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? अगर आपके सामने 10 दिन से लगातार न्यूज आ जाए कि भाई ऑल्टो केटेन गाड़ी में जो जो बैठा मारुति देवता से मिल लिया, क्या आप ऑल्टो केटेन गाड़ी लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। समझ में आया? और अगर किसी को दहेज में मिल रही हो, तो शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो हम जिस चीज के बारे में अच्छा सुनते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के लिए आरओआई कहां पे ज्यादा होता है चिल्ड्रन? व्हेन दे पुट मनी इन डिबेंचर्स और शेयर्स? अच्छा चलिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करके डिफिकल्ट कर देता हूं। 100 रुपए का डिबेंचर है और आपको 100 में ही मिलेगा, कैरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी 125 रुपए में आपको दे रही है। दोनों जगह अगर 8% का डिविडेंड हो, वेयर द इन्वेस्टर हैपेंस टू गेन चिल्ड्रन? डिबेंचर 100 रुपए पे 8% कैलकुलेट होगा, और 100 रुपए ही उसने दिया भी है, 8 रुपए मिल रहा है। यहाँ पे बेचारे ने दिया कितना है? 125, बट इनकम तो 8 ही रुपए की मिलेगी, तो आरओआई उसका कम हो गया। तो सबसे कम रिटर्न तब होता है जब आप शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे खरीदते हैं। ओके। टैक्स रेट, बात अगर याद हो, हमने 3 कंपनीज का एनालिसिस किया था, एक्स वाई जेड का चिल्ड्रन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो कंपनी के लिए अच्छा होता है जब वो डिबेंचर इशू करें। वाई सर? क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होता है। इज दैट क्लियर? और उस इंटरेस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट गोज डाउन, तो कंपनी को टैक्स कम देना पड़ता है। बट डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स पीएल में डेबिट नहीं होता, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा रहता है, तो कंपनी के ऊपर टैक्स का बोझ ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? ये कुछ ऐसा ही है, शादी हुई भैया की, बहू जो है वो चाइना में रहती थी, अब हर बार आना जाना 2-2.5 लाख का खर्चा है। समझ में आ गया? और सासू माँ ने 11,000 युआन पकड़ा दिए बस। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो बहन की शादी करिए एकदम दूर, हर दिन टपकना पड़े। भैया की शादी करिए एकदम नजदीक, आने जाने का खर्चा बच जाए थोड़ा सा, क्योंकि भैया को तो झेलना है वो। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, खोपड़े में बात गई। फ्लेक्सिबिलिटी, तो शेयर इश्यू करना कंपनीज के लिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कोई भी सेबी का बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। डिबेंचर के लिए तो आपकी आत्मा चेक की जाएगी पहले, कि कहीं भाग तो नहीं जाएंगे आप, आपके पास सफिशिएंट एसेट्स रीपेमेंट करने के लिए है कि नहीं है। अगर ये सब होगा, देन ओनली कंपनी विल अलाउ यू, एल्स आपको, सॉरी, सेबी विल अलाउ यू, एल्स आपको सेबी डिबेंचर इशू करने नहीं देगा। एकदम समझ लिए, पूरा एमआरआई सीटी स्कैन सब हो जाएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मैंने जो अभी आपको दिया, वो फ्लेक्सिबिलिटी से मिलता जुलता था। तो सबको समझ में आ गया बच्चों? फाइनेंसिंग डिसीजन समझ में आ गया? चलिए, डिविडेंड डिसीजंस, कंपनी की अर्निंग्स अगर हाई है तो डिविडेंड भी हाई होगा, कंपनी की अर्निंग्स लो है तो डिविडेंड हाई होगा। समझ में आ गया? अर्निंग्स आर रेगुलर, तो डिविडेंड पेमेंट विल आल्सो बी रेगुलर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई?
डिविडेंड स्टेबल किसका होगा? जिसकी अर्निंग्स स्टेबल है। तो सर दोनों पॉइंट्स तो एक क्यों गए? नहीं, एक नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज द कॉज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर अर्निंग स्टेबल है तो आप डिविडेंड भी स्टेबल देंगे, और अगर आप डिविडेंड स्टेबल दे रहे हैं, हर साल अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, नहीं तो बैडविल बढ़ जाएगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, टू ऑप्शंस कंपनी हैव। ज्यादा डिविडेंड दे दें, 90 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन, 90 करोड़ बिजनेस में री इन्वेस्ट करें और 10 करोड़ डिविडेंड दें। तो कंपनी कौन से ऑप्शन पे आएगी? अगर मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक फैक्ट्री लगा के और कमा सकते हैं, तो कंपनी डिविडेंड कम देगी और री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा दे देंगे और सिंपल एज दैट इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। कैश फ्लो पोजीशन अगर रेगुलर है तो डिविडेंड भी रेगुलर होगा। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, उनसे पूछा गया आप डिविडेंड ज्यादा चाहते हैं या नया प्लांट सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया पे वोट करेंगे? मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमको डिविडेंड दो। तो कंपनी फिर री इन्वेस्टमेंट कम करेगी। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट कर दे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? लोग कंपनी से कहेंगे हमें डिविडेंड दे दो शेयर्स पे, हमें इंटरेस्ट मत दो। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जब कंपनी डिविडेंड देती है तो लोगों का अट्रैक्शन उस कंपनी के शेयर की तरफ बढ़ जाता है। बट क्या वो लोग प्रेजेंटली शेयर्स खरीद पाएंगे चिल्ड्रन? नो, कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। नाउ दीज पीपल विल बी एंक्शियस टू बाय शेयर्स इन ऑर्डर टू गेट डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर। तो डिविडेंड की वजह से स्टॉक मार्केट में बूम आएगा कि स्लो डाउन आएगा चिल्ड्रन? बूम आ जाएगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान की बात करें, कहां पे चिल्ड्रन स्टॉक मार्केट ज्यादा बूम करता है? इंडिया। और वर्ल्ड के काफी स्टॉक मार्केट्स में इंडिया की रैंकिंग है बेसिकली। तो अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट का एक्सेस ज्यादातर लोगों का है तो कंपनी भी डिविडेंड ज्यादा को दे पाएगी। यूएस में 50% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इंडिया में इट इज जस्ट 3%। तो किस देश में डिविडेंड इनकम ज्यादा होगी? यूएस में। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि सो एंड सो कंपनी सो कॉल्ड डिविडेंड नहीं दे सकती। जैसे अभी पेटीएम के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो खैर पेटीएम तो प्राइवेट कंपनी है, गॉट इट क्लियर, अभी वो पब्लिक नहीं हुई। तो सिमिलरली जब लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स लग जाएंगे तो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ज्यादातर पैसा तो इंटरेस्ट पे करने में चला गया, रेंट पे करने में चला गया, एम्प्लॉय की सैलरी में चला गया। व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड्स टू बी गिवन, लेस और हाई? सिंपल एज दैट। तो ये बातें सबको समझ में आ गई? चलो चलिए मूविंग अहेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब जो पैसा आपका कहां पे लगाया जाता है? नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और रिटेल बिजनेस, वेयर इन्वेस्टमेंट इज मोर चिल्ड्रन? मैन्युफैक्चरिंग। लो लेवल बिजनेस है, मुन्ना हलवाई चाय की दुकान, यहां पैसा कम होगा लगेगा, या हल्दीराम में चिल्ड्रन? मुन्ना हलवाई चाय की दुकान। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो मनी टू बी इन्वेस्टेड विल बी वेरी वेरी मोर वेरी हाई, और अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेस। टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाएंगे, ग्रोथ मतलब असेट्स में लगाएंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो पैसा नहीं लगाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेटस से मोबाइल फोन का कवर, तो पैसा कम लगेगा। बट आप मोबाइल फोन का कवर, एक मोबाइल फोन का कवर नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स मोबाइल फोन कवर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो पैसे का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, अलग अलग मशीन खरीदनी पड़ेगी। फिनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अगर आपके पास चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो यू वुड लाइक टू रेज मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स और शेयर्स एंड पुटिंग इट इनटू योर बिजनेस। आपने बच्चों सुजुकी मोटर्स का नाम सुना होगा? नहीं सुना तो अभी भी मैंने बोला आपने सुन लिया होगा। इंडिया में सुजुकी का कोलैबोरेशन मारुति के साथ है कार्स में, और उनका अपना सेल्फ कोलैबोरेशन भी है सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ, जहां पे वो टू व्हीलर्स बनाते हैं, सुजुकी एक्सेस और क्या क्या गाड़ियां उनकी आती हैं। चलिए, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इनका मल्टीपल है, तो इनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और जो कंपनीज कम कोलैबोरेट करेंगी उनका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। समझ में आ गया?
ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है सबको पता है। मनी रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग डे टू डे एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। डेटर्स के ऊपर जो उधार लगा है, जो आपने सो कॉल्ड स्टॉक खरीदा है। चलो ना, आपको ये पॉइंट्स सारे के सारे सेम नजर आ रहे हैं? सारे सेम नजर आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सबका सेम है। अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। इफ यू हैव सिंगल हाउस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट कम होगा डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, और अगर 5-6 ब्रांचेस है तो क्या होगा? ज्यादा होगा। बिजनेस साइकिल अगर बूम की कंडीशंस हैं, मनी रिक्वायर्ड वुड बी लेस। बूम की कंडीशन मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, क्या उधार में सामान बिकेगा आपका? पैसा टेको सामान ले जाओ। सीजनल फैक्टर्स, अगेन सीजनल फैक्टर्स मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं और शादी का सीजन आ गया, तो सब्जी भाजी तरकारी की डिमांड ज्यादा है, तो फार्मर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्यों ज्यादा होगी? कम होगी। वो सब्जी बेच के पैसा ले लेगा, उसे साहूकार या मनी लेंडर से उधार नहीं लेना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? आप खत्री जी बात कर रहे थे कल्टीवेशन पीरियड की। कल्टीवेशन अगर ज्यादा करना है तो पैसा ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल, ये क्या है सर? प्रोडक्शन साइकिल के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक में 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आपका बिजनेस उधार में ही सामान बेच रहा हो, फॉर हाउ मेनी डेज यू रिक्वायर मनी? 10 डेज। बट अगर यही लेंथ आपकी 40 डेज तक खींच जाती है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक 40 दिन का समय लगता है, तो फॉर हाउ मेनी डेज यू वुड बी रिक्वायर्ड टू पुट इन योर मनी? 40 days. So here working capital requirement would be more and here working capital requirement would be less. Credit allowed, जितना ज्यादा उधार देंगे अपना पैसा उतना ज्यादा फंसाना पड़ेगा। तो अक्लमंद बिजनेसमैन कौन है? जो खरीदे सामान उधार पे और बेचे कैश पे। नहीं समझे? चाट वाला, आप चाट खाते हैं पैसे देते हैं, और वो आलू जांच खरीद के लाता है 15 दिन को उधार पे लाता है, तो क्या चाट वाले का अपना कोई पैसा लगा है? नॉट एट ऑल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफ द रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल, शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है, झटपट रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, बना के भेज देंगे, पैसा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस। समझ में आ गई बात भाई? तो इस पूरे कंटेंट में किसी की कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑब्टेनिंग फंड्स, इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन हो, एंड इस पैसे से मैक्सिमम बेनिफिट ओनर्स का हो। तो सर विजय माल्या जी क्या करते थे? वो एक ओनर का बेनिफिट करते थे, मतलब अपना, और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। ऑब्जेक्टिव्स आर सिंपल एज दैट, आपने आज शेयर खरीदा किसी कंपनी का 600 रुपए का, एक साल बाद वो 720 का हो गया चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज व्हाट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। खोपड़े में बात गई। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होती है? द शेयर्स दैट दे हैव मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। किसी जमाने में एमआरएफ टायर का एक शेयर कितने का होता था चिल्ड्रन? 1 रुपए का, और आज कितने का है? 1 लाख रुपए के आसपास होगा, शायद 1,10,000 के आसपास होना चाहिए उसको आज तक। तो सोचिए कितना वेल्थ मैक्सिमाइज कर गया। अगर आपके दादाजी ने 100 शेयर खरीदे होते तो शायद आप क्लास ना कर रहे होते। मेरे दादाजी ने 10 भी खरीदे तो मैं ना कर रहा होता क्लास। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टूड वेल। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई सस्ते से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा आपको मिल जाए, सही तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर पाए और इतना पैसे से प्रॉफिट कमाए कि कुछ समय के बाद आप लोगों को लेंडिंग कर पाए। गॉट इट क्लियर? एंड योर इन्वेस्टमेंट शुड हैव लिक्विडिटी एंड यू शुड बेयर गुड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी तो जानते हैं ना क्या होती है? लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी, और लिक्विडिटी का मतलब शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी एंड लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी, लटपा एंड सटपा। समझ? सटपा लटपा एकदम ठीक होना चाहिए, लोग लपट लेंगे आपको आगे। चलिए, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं करूंगा। की डिसीजंस ऑलरेडी तीनों बातें आपको बता दी हैं मैंने, कहां से पैसा आएगा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आते हैं झटपट व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है? पापा मम्मी, फूफा जी फूफी जी, लल्लू बल्लू, इन सब में कितना पैसा लगेगा। तो मैं एक यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और इसके घर में जब भी पहले डिनर पार्टी हुआ करती थी 20 से 25 लोगों की, ये
डिस्पोजेबल वो सब नहीं आते, कप प्लेट एंड ऑल दैट, ही यूज्ड टू बाय दैट। और एक टाइम का सामान कम से कम 500 रुपए का लगता था। इसने कैलकुलेट किया साल भर में अगर 10 डिनर पार्टीज या लंच पार्टीज इसके घर में हुई, हाउ मच डिड ही वेस्ट? 5,000। इसने पता लगाया बाजार में स्टील की थाली एक कितने की है? 200 रुपए की। और अगर 20 थाली मैं परचेज कर लेता हूं तो मेरे कितने पैसे लगेंगे? 4,000। और सिर्फ बर्तन वाली से धुलवाना होगा, 50-100 उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये जो हर साल 5,000 रुपए खर्च हो रहे थे, ये अब खर्च नहीं होंगे। बट अगर 10 साल में एक बार पार्टी हो रही है, तो क्या आपको इस तरह की स्टील की थाली खरीदनी पड़ेगी? नो। तो आपके घर में जब कभी बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन, लेट अस से कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम है, घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम है और ढेर सारे लोगों को आना है खाने पे, और ऐसा 2-4 साल में एक बार होता है, तो आप टेंट हाउस से चीजें किराए पे ले आएंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसी को बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आपने सोचा मैं एक टेंट हाउस ही खोल लेता हूं, तब आप ये चीजें परमानेंट खरीद लेंगे। देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल बजटिंग। तो इन्वेस्टिंग मनी इन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज व्हाट? कैपिटल बजटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कैपिटल बजटिंग का मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे कम है या शेयर पे ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। द एक्ट, द एक्टिविटी ऑफ डिसाइडिंग व्हेन एंड व्हेन नॉट, हाउ मच एंड वेयर टू इन्वेस्ट मनी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदें कि किराए पे ले लें? तो मैकडोनल्ड्स की अगर आप बात करें, सारी चीजें खरीदते हैं वो लोग, फर्नीचर, लाइट, सब कुछ। बट जो स्टोर होता है उनका, वो मेजोरिटी प्लेसेस पे इंडिया में रेंटेड प्रॉपर्टी पे चल रहा है। बिकॉज दे कैलकुलेट कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ेगा तो 5 करोड़ रुपए उसकी ओनरशिप कॉस्ट है। और अगर इस पैसे को हम 12% के रेट से मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो कितना एनुअल रिटर्न मिलेगा? लगभग 60 लाख रुपए का। और हमारे प्रेमाइसेस जो हैं वो 3 लाख रुपए पर मंथ किराए पे हैं। तो 12 महीने का किराया कितना देना है? 36 लाख। तो 60 लाख रुपए कमा के अगर 36 लाख किराया भी दे दिया, तब भी 24 लाख बचा है। और प्रिंसिपल मनी इंटैक्ट है हमारे पास। तो अगर आप स्कूल कंप्लीट होने के बाद कॉलेज में कहीं पढ़ने जाते हैं, तो आपके पापा को परमानेंट 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट आपको खरीद के देना चाहिए, और यू शुड लिव इन अ हॉस्टल। सिंपल एज दैट। बट जब आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, यू आर इनटू जॉब, वेल सेटल, शादी भी हो गई, क्या बीवी या हस्बैंड को लेके आवारा की तरह घूमते रहेंगे? 6 महीने एक घर में, 4 महीने एक घर में? नो। तब आप परमानेंट घर खरीद लेंगे। वो कैपिटल बजटिंग है। समझ में आ गई बात? चलिए। तो प्रश्न उठता है कि ये रिस्की डिसीजन क्यों है? क्योंकि भाई बहुत ढेर सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं और पता है कि आपकी जो फैमिली है, चिल्ड्रन, इट इज अ जॉइंट फैमिली। कुछ फैमिलीज जॉइंट कहने को होती हैं, दे आर एक्चुअली नॉट जॉइंट चिल्ड्रन, दे आर जॉइंट। कैसे जॉइंट? पापा लोग सब मिला के 5 ब्रदर्स, समझ में आ गया? और सो कॉल्ड एक मम्मी चाची वगैरह, कितने हो गए? 10। सबके ऑन एन एवरेज 3-3 बच्चे। तो 15 बच्चे पूरे परिवार में हैं, और सब में 2-2 3-3 साल का गैप है। तो सब भाई पढ़ाई स्कूल लेवल की खत्म करने के बाद कॉलेज तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 2-4 मान लीजिए आवारा ढल्ले निकल गए, बट प्रोबेबिलिटीज की मैक्सिमम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब एक बच्चे का हॉस्टल का किराया 1 साल का, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 लाख रुपए है। तो 15 बच्चे जब पढ़ेंगे, अभी तो मैं इंटरेस्ट कॉस्ट की, इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहा, तो कितना किराया पूरे परिवार से चला जाएगा? 30 लाख। और 25 लाख रुपए में 2 BHK फ्लैट मिल रहा है उस जगह पे। और मैक्सिमम लोग दिल्ली बॉम्बे मान लीजिए पढ़ने गए, तो क्या करना चाहिए? खरीद लेना चाहिए। तो वी आर 5 फ्रेंड्स बेसिकली, सबके 2-2 बच्चे हैं, 5 दूनी 10। तो मैं तो ये बोलता हूँ सबको कि भाई कहीं आउटर में जाके, शहर से थोड़ी दूर, 10-20-50 लाख का एक लैंड परचेज कर लेते हैं। धीरे धीरे उसमें बाउंड्री वॉल करवा के डेवलपमेंट करा लेंगे, रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, लोगों को शादी ब्याह पे देंगे, और अपने बच्चों की शादी वही निपटा देंगे। क्योंकि इतना पैसा तो खर्च होगा ही होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो पुराने जमाने में, आज तो ऐसा नहीं होता है, आज तो मम्मी लोग को थोड़ा किट्टी पार्टी ज्यादा जाना होता है। अरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था क्या? गलत बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं। पहले लोगों के घर खूब बड़े बड़े होते थे, और शादी ब्याह का कार्यक्रम घर में। क्योंकि दादाजी बहुत जीनियस थे। दादाजी पता थे 4-5 है, सबकी शादियां होनी है, गेस्ट कहाँ आएंगे, रुकेंगे, पैसा लगेगा, तो घर ही खरीद लेते हैं। तो दैट वाज व्हाट? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। समझ में आ गया? आजकल बच्चों को भरोसा तो है नहीं। मम्मी को फोन करते, फोटो भेज रहे हैं, आशीर्वाद दे दी, शादी सब हो चुकी है। तो इसलिए कि आज पापा में बहुत बड़ा घर खरीदते हैं, भाई 3 BHK का सो कॉल्ड फ्लैट ले लो, उसी में रहो, क्योंकि शादी तो घर में होनी नहीं है। समझ में आ गया? तो डिसीजन इज इरिवर्सिबल, वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक।
अभी बच्चों फोर्ड कंपनी के ऊपर मैंने केस स्टडी देखी। एवरीबडी नोज कि इंडिया फोर्ड मोटर्स इंडिया छोड़ के जा चुकी है। ये गलत बातें नहीं गई है। अभी उन्होंने रिसेंटली पेटेंट फाइल किया है और वो फोर्ड एंडेवर गाड़ी फिर से लॉन्च कर रहे हैं। अप्रैल मई जून तक आ भी जाएगी। एक्चुअली इनके दो प्लांट्स थे। इन्होंने पहले प्लांट में इतना पैसा कमा लिया, लोगों की सैलरी वगैरह खूब भयंकर बढ़ा दी, और दूसरे प्लांट में इनको उतनी कमाई नहीं हो पाई, और दूसरे प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से इनकी टोटल एवरेज कॉस्ट बढ़ गई एंड दे स्टार्टेड सफरिंग लॉसेस। अब इतना पैसा लग चुका था इनके प्लांट में कि इनके पास कार सस्ती बेचना और उस पे प्रॉफिट करना पॉसिबल था ही नहीं। तो इन्होंने कुछ साल तक तो मैनेज किया। जब नहीं मैनेज हो पाया, अल्टीमेटली वो प्लांट इन्होंने बेच दिया। प्लांट बेचा तो वहां के वर्कर्स ऑटोमेटिकली निकल गए, और कंपनी ने ये दिखाया कि भाई इंडिया में हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, जय माता दी, हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। बिकॉज अगर प्लांट चलाते रहते तो वर्कर्स बोलते हमको सैलरी दीजिए, तो देश हट के हम जा रहे हैं। वापस से 3 साल बाद री एंट्री ली उन्होंने। अपना पुराना प्लांट इन्होंने शायद टाटा या महिंद्रा किसी को बेच दिया चिल्ड्रन, और उसके बाद अब ये फिर से री एंट्री कर रहे हैं उस प्रॉफिट के साथ। बट अब ये बेवकूफी दूसरे प्लांट की नहीं करेंगे। रिटर्न्स और प्रॉफिट्स कम इन लॉन्ग रन। इसलिए जो भी आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो इवन इफ यू प्लान टू सेटल इन सम न्यू सिटी, पहले आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हैं कि भाई अगर प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट है, मतलब हमको वहां पे ज्यादा दिन के लिए रहना है, तो खरीदेंगे। एल्स पहले रह के देख लें कंफर्टेबल हैं तो हम परचेज करेंगे, एल्स हम किराए की प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाएंगे। इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म। और एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं, कैपिटल बजटिंग एकदम शादी करने के तरीके है। डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। 10 20 25 साल में एक बार कोई कर ले तो बात अलग है, हर दिन पॉसिबल नहीं है। और दोस्ती करना क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल। जब तक मन किया, अमिताभ बच्चन की दोस्ती धर्मेंद्र जी के साथ थी, मन किया दोस्ती खत्म कर दी। बट कैपिटल बजटिंग इज जस्ट लाइक मैरिज। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो कहीं पे भी मोहल्ले में डाइवोर्स वाइवोर्स हो रहा हो, आप पढ़े लिखे हैं, आपको लोग जाके समझाना है कि भाई 2500 लाख रुपए खर्च हो चुका है। अब जो आएंगे गेस्ट वो फिर से 11 21 का लिफाफा नहीं देंगे। उनको पता है नाटक बना कर हर 3 साल बाद एक शादी कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए। सो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड एज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो मेरे को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक लैपटॉप खरीदना है। सोच समझ के खरीदूं या कोई सा भी खरीद लूं? सोच समझ के। बिकॉज ऐसा तो नहीं 2 4 500 रुपए का चुरमुरे वाला आइटम है, आज ये ले लिया कल दूसरा ले लेंगे। परचेज एक ही बार करना है 2 4 5 साल में, तो ये डिसीजन सोचा समझा होना चाहिए। नहीं समझ में आया बात? पक्का? तो जिसकी शादी होने वाली है, दुल्हन सैंडल, हेयर क्लिप, बिंदी, मांग टीका सोने का नहीं, डुप्लीकेट वाला कैसा भी खरीद ले, बट लहंगा सोच समझ के खरीदना। बस 1.5 लाख का लहंगा खरीद लिया, शादी वाले डे मॉर्निंग में लड़की अपने पिता से बोली ये पसंद नहीं आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये कैपिटल बजटिंग है। ओके चिल्ड्रन। सो व्हाट आर द डिसीजंस, मतलब कैपिटल बजटिंग में क्या डिसीजंस हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो आप अपना पैसा लगाएंगे सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स में, और आपको पता है कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा नहीं होने वाला, रिस्क इज मोर। व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, आप इस चीज को किराए पे या हायर पे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे ले सकते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी मेड सर्वेंट से बोला वो तुम्हारा लड़का नजर नहीं आ रहा आजकल। मेरे लड़का जेल वेल चला गया। कह रही है नहीं भैया जी, वो उसने ई रिक्शा स्टार्ट कर दिया चलाना। मैंने कहा कहाँ से पैसे खरीदेंगे? कह रहे अभी किराए पे है, 500 रुपये डेली किराया देना पड़ता है उसका। तो मैंने कहा कमा कितना लेता है? कह रही लगभग 1000 1200 रुपये कमा लेता है। तो अर्निंग कितनी हो गई? 700। तो मैंने ऐसी मजाक में उससे पूछा, मैंने कहा परचेज कर लो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द आंसर शी वुड बी सेइंग भाई पैसे कहाँ हैं, और कहीं उधार ना मांग ले हम ही से। तो कह रही भैया जी अभी देख ले चला के, अगर लंबे समय तक ठीक ठाक चलेगा तो हम खरीद लेंगे। पढ़ी लिखी नहीं है बट शी ऑल्सो नोज कैपिटल बजटिंग। अब ये सुन के आप लोग बर्तन ना मांगने लगे कल से। चलिए। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अगर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऐसा है जहां पे रिटर्न्स बहुत देर में आएंगे, तो किराए पे चीज ले लो, और जहां झटपट पैसा आने लग जाएगा, व्हाट यू शुड डू, परचेज कर लो। अब सर ये एनपीवी और आईआरआर, पे बैक पीरियड, ये सब क्या होते हैं? ये आपको बच्चों ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एवरीबडी नोज, मैकडॉनल्ड्स को पता है हम स्टोर सेटअप करेंगे, अगले दिन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा।
बट फोर्ड को पता है, मर्सिडीज बेंज को पता है कि हमारा अगले दिन क्या 5 साल में भी प्रॉफिट आना स्टार्ट नहीं होगा, तो लैंड लीज पे लेते हैं गवर्नमेंट से। अगर लगेगा प्रॉफिट हो रहा है तो हम अल्टीमेटली इसको परचेज कर लेंगे। तो जितने भी फैक्ट्री ओनर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज लगाते हैं चिल्ड्रन, दे डू नॉट बाय लैंड, रादर दे टेक इट ऑन लीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट बेसिकली। ओके, कोलैबोरेशन लेवल ये सब आपको बता चुका हूं, तो इस पे फिर से समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, ये सब आप जानते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अकाउंटेंसी में फॉर्मूला था करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। यहां दो फॉर्मूले हैं चिल्ड्रन, वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, अदर इज नेट। दिस इज द टोटल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? करंट असेट्स, एंड दिस इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। खोपड़े में बात गई। तो जो भी पैसा आप सो कॉल्ड रोजमर्रा के जीवन में बिजनेस के लिए खर्च करेंगे, स्टॉक खरीदने पे, डेटर्स को आपने उधार दे दिया, फॉर मीटिंग आउट योर एक्सपेंसेस, दिस ऑल मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मेरे को स्टडी मेटेरियल जेरोक्स कराना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, क्लीनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं, ये सारा पैसा जो मेरे को चाहिए अपने क्लास को कंडक्ट करने के लिए, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। लैपटॉप परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है, एलईडी स्क्रीन परचेज करनी है, डिजिटाइजर परचेज करना है, ये बार बार थोड़ा खरीदना है, इट इज कैपिटल बजटिंग। तो पहले मैं लैपटॉप किराए पे ले आऊंगा, देखूंगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन क्लास ठीक ठाक चल रही है तो फिर परचेज कर दूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी स्टार्टिंग में कर चुके हैं, तो इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, याद है ना स्टार्टिंग बताए थे, अभी कुछ लोग भूल गए हैं। चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन ये हो चुका है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टोल्ड ऑलरेडी, ये सब हो चुका है बच्चों, बिल्कुल समय ना बर्बाद किया जाए। डेट कब ज्यादा होगा और इक्विटी कब ज्यादा होगा सबको क्लियर है? चुलबुल पांडे टाइप है तो डिबेंचर इशू करिए, और अगर मक्खी सिंह पांडे हैं तो शेयर इशू करिए। यहाँ पे इक्विटी का मतलब शेयर होता है, इक्विटी शेयर नहीं। चलिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है सर? ये बढ़िया मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन ये। बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास, इसके लिए मेरे को काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। और ये सेम डिट्टो वही एग्जाम्पल है जो हमारी 3 XYZ वाली कंपनीज में आया था, जिसको स्टार्टिंग में बच्चा देख के कहता है कि अगर कंपनी में सिर्फ शेयर होल्डर हैं तो फायदा ज्यादा होगा। इकलौती संतान हमेशा आवारा ही निकलती है, बड़ी पैम्पर्ड रहेगी, सारी इलेजिटिमेट सो कॉल्ड बातें भी उसकी फुलफिल कर ली जाती हैं। और तरक्की वही बच्चे करते हैं जिनके यहाँ बच्चे ढेर सारे हों, मार वार भी खाते ना, रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट विल बी टेकिंग अप इन नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, विद द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।